नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रूसी क्रांति क्या है, इसके कारण और परिणाम। जो रूसी क्रांति है उसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस वीडियो का पार्ट 1 है। फुल डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगी। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप ड्यू के स्टूडेंट हैं, इग्नू के हैं, या जामिया के या अदर यूनिवर्सिटी के, बेस्ट आंसर्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो आप इस चैनल की वीडियोज़ को ज़रूर विज़िट करें, आपको पता चल जाएगा कि कैसा मटेरियल इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ हमारा एक न्यू चैनल है वंदना एंड गोविंद के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन गेट पीडीएफ ऑल्सो। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं कि रूसी क्रांति के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर आपके एग्ज़ाम में रूसी क्रांति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली ये आंसर लिख सकते हैं। रूसी क्रांति की भूमिका 1917, रूसी क्रांति के कारण, और अंत में हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ेंगे कि रूसी क्रांति के प्रभाव और परिणाम क्या हुए। तो आप पहले आंसर में स्ट्रक्चर लिखें, उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट करें। सबसे पहले है रूसी क्रांति की भूमिका 1917। विश्व के इतिहास में 20वीं शताब्दी में रूसी क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी। जो 20वीं शताब्दी है उसमें रूसी क्रांति क्या है, एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि 1917 में हुई। कब हुई है? 1917 में हुई। ये एक स्थायी क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति के समान ही। इस क्रांति ने विश्व को नवीन विचारधाराएं प्रदान करी। इसमें कहा गया है कि 20वीं शताब्दी में हुई और रूस में हुई, 1917 में हुई, और एक स्थायी क्रांति थी और फ्रांस की क्रांति के समान ही इसने नई विचारधाराएं प्रदान की, जिनमें आर्थिक समानता की विचारधारा प्रमुख है। जिसमें जो आर्थिक रूप से समानता है उसकी विचारधारा प्रमुख है। इस क्रांति ने रूसी जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। जिस प्रकार स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की विचारधाराएं फ्रांस की क्रांति की देन है, उसी प्रकार नवीन अर्थव्यवस्था को जन्म देने का श्रेय रूसी क्रांति को प्राप्त होता है। मतलब जो नवीन अर्थव्यवस्था है उसको किसने जन्म दिया? रूसी क्रांति ने। इस क्रांति ने विश्व में पूंजीवाद को झकझोर दिया। जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसे झकझोर दिया। वह पूंजीवाद के लिए महान संकट उत्पन्न कर दिया। जो पूंजीवाद है इसके लिए एक महान संकट भी उत्पन्न किया इसने। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होने तक रूस यूरोप का सर्वाधिक असभ्य व पिछड़ा हुआ देश समझा जाता था। इस काल में रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय अत्यधिक स्वेच्छाचारी, निरंकुश, अयोग्य व्यक्ति था। जो 20वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुई तो रूस का जो शासक था जार निकोलस, यह अत्यधिक स्वेच्छाचारी था, निरंकुश था, अयोग्य था। इसलिए यह देश भी असभ्य और पिछड़ा हुआ था। रूस में 2 क्रांतियाँ हुई, पर शायद यह कहना अधिक ठीक होगा कि क्रांति तो एक ही थी, अध्याय 2 थे। इसका राजनीतिक अध्याय मार्च की क्रांति कहलाता है। जो राजनीतिक रूप से चेंजेस आए वह मार्च की क्रांति कहलाया, जो मार्च 1917 में हुई। इसने जार को सिंहासन से हटाकर निरंकुशता का अंत कर दिया। जो रूस में 20वीं शताब्दी तक जार निकोलस का शासन था और वह बहुत ही निरंकुश था, उसे समाप्त कर मार्च की क्रांति उत्पन्न हुई। इस क्रांति का दूसरा अध्याय नवंबर की क्रांति कहलाता है, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह नवंबर 1917 में। इसके फलस्वरूप मजदूर जनतंत्र का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? मजदूर जनतंत्र का जन्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के कारण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूसी क्रांति के कई कारण थे। कुछ कारण तो ऐसे थे कि उस समय की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुए, जिन्हें तत्कालीन कारण कहा जाता है। उस समय रूस के जनजीवन के हृदय में धधकती ज्वाला थी, जो क्रांति के रूप में भड़क उठी। कुछ कारण ऐसे थे जो काफ़ी लंबे समय से धीरे धीरे पनप रहे थे, जिन्हें दीर्घकालीन कारक कहा जाता है। कहने का यहाँ अर्थ यह है कि कुछ कारण तत्कालिक थे और कुछ जो है दीर्घकालीन कारण थे। पहले हम दीर्घकालीन कारण पढ़ते हैं। ज़ारशाही की निरंकुशता। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक रूस में निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली प्रचलित थी। राज्य की संपूर्ण शक्ति जार के हाथों में निहित थी। रूस में ड्यूमा भी विद्यमान थी, अर्थात वहाँ की संसद, परंतु नाम मात्र के लिए ही थी, क्योंकि वह अपने कार्यों के लिए जार के प्रति उत्तरदायी होती थी। उसका एकमात्र कार्य जार को सलाह देना था।
अर्थात जो वहाँ की संसद थी उसका कार्य क्या था, जार को सलाह देना। और जार क्या है, एक निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली चला रहा था। सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी जार स्वयं ही करता था। संपूर्ण चर्च का प्रधान भी जार होता था। प्रजा उसे पिता के नाम से संबोधित करती थी। अर्थात वहाँ का जो जार था वह बहुत ही निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, अपने अनुसार पूरी शासन व्यवस्था को नियंत्रित करता था। अतः जनता में भारी असंतोष व्याप्त हो गया, जिसका परिणाम यह निकला कि कुछ ही वर्षों में 1917 की महत्वपूर्ण घटना घट गई। इस प्रकार निरंकुश जारशाही का अंत हुआ। जो निरंकुश जारशाही इतने टाइम से चल रही थी उसका 1917 में अंत हो गया। सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, सामंतशाही शासन। क्रांति से पहले रूस की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर थी। किसानों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। उस पर सामंतशाही का पूर्ण रूप से नियंत्रण था। वहाँ दास प्रथा प्रचलित थी तथा अच्छी भूमि कुलीनों के अधिकार में थी। अर्थात जो अच्छी भूमि थी वह कुलीनों के अधिकार में थी और पूरी व्यवस्था कृषि पर निर्भर थी और किसान का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। कृषक श्रमिक बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके कारण उनके हृदय में क्रांतिकारी भावनाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण 1917 की रूसी क्रांति हुई है। अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, शासकों की अयोग्यता। रूस के शासक निरंकुश तो थे ही साथ वह सब अयोग्य भी थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनकी असफल विदेश नीति के कारण उनकी अयोग्यता जनता में स्पष्ट प्रकट हो गई। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय का प्रमुख कारण जार की अयोग्यता ही थी। 1905 में जब रूस जापान जैसे छोटे से देश से बुरी तरह पराजित हुआ तो जार की अयोग्यता समस्त जनता के सम्मुख स्पष्ट रूप से दिखाई दी तथा जनता के हृदय में जार के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया था। अर्थात जो जनता है उसको पता चल गया था कि शासकों की अयोग्यता है, क्योंकि छोटे से देश जापान से भी बुरी तरह से रूस पराजित हो चुका था। इससे जार की अयोग्यता जनता के सम्मुख स्पष्ट हो गई और जनता में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया। अब है ड्यूमा का प्रभाव निष्फल करने का प्रयास। जब 1905 में रूस की जनता रूस के शासकों के अत्याचार से बुरी तरह त्रस्त हो गई, तब रूस में 1905 में क्रांति भड़की और 1905 में सैनिकों ने निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलाई और यह दिन खूनी रविवार के नाम से जाना गया। जनता मॉस्को और रूस के नगरों की सड़कों पर निरंकुश शासन का अंत हो के नारे लगाते हुए निकल पड़ी और स्थान स्थान पर विद्रोह हुआ। इस परिस्थिति को संभालने के लिए जार निकोलस ने शासन व्यवस्था में सुधार लाने की घोषणा की और ड्यूमा संसद की स्थापना की। इस व्यवस्था से जनता संतुष्ट हो गई और विद्रोह शांत हुआ। कहने का अर्थ इसमें यह है कि 1905 में रूस की जनता शासकों के अत्याचार से बुरी तरह त्रस्त हो गई थी और 1905 में एक क्रांति भड़की जो खूनी रविवार के नाम से जानी गई। इसमें निरंकुश शासन का अंत हो के नारे भी लगाए गए, जिसके बाद जार निकोलस ने शासन व्यवस्था में सुधार करने की घोषणा की और ड्यूमा संसद की स्थापना की। इस व्यवस्था से जनता संतुष्ट हो गई और यह विद्रोह जो है समाप्त हो गया। परंतु इसके सदस्य जार के चापलूस और निरंकुश शासक के समर्थक थे। जो इस संसद है अर्थात ड्यूमा के जो सदस्य थे वह चापलूस थे और निरंकुश शासक के समर्थक थे। अतः इनमें सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी जार स्वयं ही करता था। जो इनमें सर्वोच्च पदाधिकारी थे उनकी भी नियुक्ति स्वयं ही जार करता था। यह पूरी तरह जार के प्रति उत्तरदायी संस्था थी। अतः जनता भड़क गई और 1917 में रूस की क्रांति हुई। अब हम पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, साम्यवाद के प्रति आकर्षण। बोल्शेविक दल के सिद्धांतों से लोग तेजी से प्रभावित हो रहे थे। इसमें श्रमिकों की आस्था बढ़ती जा रही थी। साम्यवाद पूंजीवाद का विरोधी था, इसलिए लोगों में यह आशा बढ़ने लगी कि इससे उनका कल्याण हो सकेगा। बोल्शेविक दल शासन की सारी सत्ता मजदूरों को सौंपना चाहता था। इसके कारण उनमें उत्साह आ गया और वे क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। अर्थात बोल्शेविक दल के सिद्धांतों से लोग जो है तेजी से प्रभावित हुए और श्रमिकों में इसकी आस्था बढ़ गई। यह साम्यवाद जो है पूंजीवाद का विरोधी था, इसलिए लोगों में यह आशा बढ़ने लगी कि इससे उनका कल्याण हो सकेगा और बोल्शेविक दल शासन की सारी सत्ता मजदूरों को सौंपना चाहता था। इसके कारण उनमें उत्साह और अधिक बढ़ गया और क्रांति में भाग लेने के लिए सभी मजदूर वर्ग तैयार हो गए थे। जनता की जागरूकता। 1905 की क्रांति से रूस की जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा हुई।
उनके अंतर्गत जागृति पैदा हो गई। उन्हें मत देने का अधिकार, संसद और अपने प्रतिनिधियों के विषय में ज्ञान हो गया। इस जागरूकता के कारण एक तंत्र शासन को समाप्त करने के लिए उत्सुक हुए। आज जो जार की निरंकुश शासन व्यवस्था थी, उसे समाप्त करने के लिए सभी जनता जागरूक हो गई। आर्थिक दशा। इस समय रूस की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने अपने मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा और उसकी आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई। वस्तुओं की कमी आ गई और उनके मूल्य अधिक बढ़ गए। पूंजीपतियों ने सभी वस्तुओं पर अधिकार कर लिया। जनता भूखी मरने लगी, जिसके कारण रूसी क्रांति भड़की। अर्थात रूस की आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि उसने युद्ध में भाग लिया था, जिसके बाद वस्तुओं की कमी आ गई, वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ने लगे और पूंजीपतियों ने सभी वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे जनता भूखी मरने लगी। और इसी कारण 1917 की रूस की क्रांति अर्थात बोल्शेविक क्रांति का प्रारंभ हुआ। श्रमिकों की दयनीय स्थिति। औद्योगिकरण की गति तेज होने के कारण श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी तथा उनकी समस्याएं और परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। जिन किसानों के पास भूमि नहीं थी, वह रोजगार की तलाश में औद्योगिक केंद्रों में पहुंच रहे थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर कारखाने के मालिक श्रमिकों से अधिक काम लेते थे और कम मजदूरी देते थे। अर्थात श्रमिकों की स्थिति कैसी हो गई थी, बहुत ही दयनीय हो गई थी। औद्योगिकरण की गति तेज होने के कारण क्या हुआ कि समस्याएं और अधिक बढ़ने लगी। अब किसानों के पास भूमि नहीं रह गई थी, जिसके कारण वह काम के लिए औद्योगिक केंद्रों पर पहुंच गए थे और इसका फ़ायदा उठाकर पूंजीपति लोग जो थे, कारखाने के मालिक, वह श्रमिकों से अधिक काम लेते थे और कम मजदूरी देते थे। श्रमिकों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। 1917 की क्रांति में सर्वहारा वर्ग की प्रधानता बनी रही। श्रमिकों ने पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जुलूस निकालकर 1917 की क्रांति का शुभारंभ किया। लेनिन का उदय। लेनिन ने नवंबर 1917 ईस्वी में सोवियत शासन की नींव डाली और संपूर्ण देश में शांति की स्थापना की। अपने समस्त उपनिवेशों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना दिया। विश्वव्यापी जन आंदोलन को रूस से मार्गदर्शन मिला। रूस की स्वाधीन जनता ने अपने विरोधियों का डटकर सामना किया। अर्थात रूस में जो लेनिन है, उसका उदय हुआ, जिसके बाद सोवियत शासन की नींव डाली गई और शांति की स्थापना की गई और अपने उपनिवेशों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी बनाया लेनिन ने, जिससे विश्वव्यापी जन आंदोलन को रूस से मार्गदर्शन मिला। अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, कृषकों की शोचनीय स्थिति। रूस एक कृषि प्रधान देश था, फिर भी कृषि में अत्यंत पिछड़ा हुआ था। अधिकतर किसान अति निर्धन थे, वह अपनी आवश्यकताएं जुटा पाने में असमर्थ थे। क्रांतिकारी समाजवादी दल किसानों को जमींदारों के विरुद्ध निरंतर भड़का रहा था। जो क्रांतिकारी समाजवादी दल था, वह किसानों को जमींदारों के विरुद्ध निरंतर भड़का रहा था। भूमिहीन किसानों की दशा गिरती ही गई और किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप 1917 तक पहुँचते पहुँचते किसानों का आक्रोश क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके तत्कालीन कारण। मैंने आपको 10 पॉइंट इसके बताए हैं जो दीर्घकालीन कारण हैं। आप इसमें से इसके 6-7 पॉइंट लिख सकते हैं शॉर्ट करके। उसके बाद आपको इसके तत्कालीन कारण पूरे लिखने हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है अकाल की स्थिति। उस समय जार की अयोग्यता और अदूरदर्शिता के कारण रूसी जनता को अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि जार ने युद्ध में अधिक से अधिक व्यक्ति भेज दिए, जिससे खेतों में कृषि उत्पादन करने वालों की कमी हो गई और देश में अन्न की कमी हो गई। युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले सैनिकों और जनता दोनों को ही भूखमरी का शिकार होना पड़ा, जिसके कारण वह विद्रोह को व्याकुल हो उठे। अर्थात 1917 तक आते आते रूस में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि जार ने अधिक से अधिक व्यक्ति को युद्ध में भेज दिया, जिसके कारण खेती और कृषि उत्पादन में कमी हो गई और अन्न की कमी हो गई और भूखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा पूरे देश को, जिसके कारण जनता विद्रोह के लिए व्याकुल हो उठी। महायुद्ध में पराजय और सैनिक विनाश। 1914 में रूस द्वारा महायुद्ध में प्रवेश को रूसी संसद के लगभग सभी सदस्यों ने सराहा। कुछ लोग इस बात से अप्रसन्न थे कि जार निकोलस और प्रशासनिक अधिकारियों की विवेकहीनता
तथा युद्ध में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण सेना का मनोबल गिरने लगा। सैनिकों के पास युद्ध सामग्री और खाने की सामग्री की प्रचुर मात्रा न होने के कारण महायुद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। अनेकों सैनिक मारे गए, जिसके कारण रूस की क्रांति हुई। कहने का अर्थ यह है कि महायुद्ध में पराजय हुई और सैनिक विनाश हुआ। ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद आप इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें, जिसमें हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के परिणाम क्या हुए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा आप एक नया चैनल भी है वंदना एंड गोविंद के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।